वेलकम स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन पर। उप्स कॉन्सेप्ट की इस सीरीज में आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो है डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास और एक्सेसिंग प्राइवेट डेटा। ये काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स है बट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हम इनका यूज़ भी करते हैं, पर हमें प्रॉपर ये नहीं पता होता कि हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम छोटे से प्रोग्राम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ही स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि आप क्लास और ऑब्जेक्ट का एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आपको ऑब्जेक्ट को डायनामिकली इनिशियलाइज करना है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि कुछ पॉइंटर्स का यूज़ करना होगा या पता नहीं कैसा होगा, और जब उसको कोड दिखाया जाता है तो वो कहता है अच्छा ये करना था क्या। तो डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? सिंपल है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बनने के साथ ही रन टाइम पर हमें ऑब्जेक्ट के पास जो मेंबर्स है, जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है, उन्हें हमें सेट करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा कब? जब कंपाइलर मेन फंक्शन में जाएगा और वहां पर अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स लिखा हुआ है, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड होता है तो क्या क्या प्रोसेस होगा बैकग्राउंड के अंदर? पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हमने क्लास के अंदर मान लीजिए कि एक वेरिएबल ले रखा है और उस वेरिएबल में हमें वैल्यू कब डलवानी है? जब हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो हम उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वर्किंग में जा करके, उसकी बॉडी में जा करके यदि हम अपने मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं, तो ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस कहलाता है डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, इसको छोटा सा एक प्रोग्राम है, उससे हम समझते हैं। ये प्रोग्राम मैंने यहाँ बना रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई डेमो नाम की और इसमें दो वेरिएबल ले लिए, प्राइस और क्वांटिटी। ये हमारा क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने सी आउट और सी इन की हेल्प से इनपुट और आउटपुट शो करा दिए। ठीक है, और ये एक बिल नाम का फंक्शन बनाया, क्लास का मेंबर फंक्शन है, जहां पर मैंने टोटल बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करवा दिया। मैंने डायरेक्ट शो करवा दिया, किसी और वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया इसको। अगर आपको स्टोर करवाना है, फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, तो आप ये कैलकुलेशन जो है क्वांटिटी इंटू प्राइस, इसको एक वेरिएबल में असाइन करवा लो। ठीक है, फिर आप उसके ऊपर आगे फर्दर कोई प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो यहाँ मेन के अंदर जाकर के हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब देखो इसका फ्लो समझते हैं, ट्राई रन देखते हैं इसका। सबसे पहले कंपाइलर मेन फंक्शन में जाएगा, क्लियर स्क्रीन की हेल्प से स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन हमारी क्लियर होगी। देन कंपाइलर जाएगा यहाँ पर डेमो डी, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्रिएट होते ही कंपाइलर हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएगा। ये रहा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री करके फर्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, एंटर द प्रोडक्ट प्राइस। फिर सी इन की हेल्प से हम प्राइस के अंदर जो भी हमें इनपुट देना है वो स्टोर करवाएंगे। फिर हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एंटर द क्वांटिटी। फिर हम क्वांटिटी के अंदर वैल्यू इनपुट करवा देंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा कंपाइलर यहाँ इस लाइन पे आएगा, तो इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये इससे बाहर निकलेगा। बाहर निकल करके कंपाइलर सीधा वापस कहाँ जाएगा? जहां से कॉल हुआ था उसकी अगली लाइन। तो कॉल कहाँ से हुआ? यहाँ से कॉल हुआ, देखो इस लाइन से। तो इस लाइन से कॉल हुआ, तो अब इसकी नेक्स्ट लाइन यहाँ पर आएगा, डी डॉट बिल पर। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या करा? क्लास के बिल फंक्शन को कॉल करवाया। तो कंपाइलर वापस यहाँ से जंप करते हुए यहाँ जाएगा इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ से फिर आउटपुट देगा ये, योर टोटल बिल अमाउंट इक्वल्स टू, सी आउट करवा दिया, क्वांटिटी इनटू प्राइस। फॉर एग्जांपल, अब देखो ये हमारे पास दो वेरिएबल बने, क्वांटिटी का और ये बना प्राइस का। ये मान लीजिए क्वांटिटी और ये प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी में हमने डाल दिया 2 और प्राइस में हमने डाल दिया 10। ठीक है, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। तो योर टोटल बिल अमाउंट इज, ये मैसेज प्रिंट होगा और इसके साथ ही सी आउट में डायरेक्ट क्वांटिटी इंटू प्राइस कर दिया, तो 10 इंटू 2 यानी कि 20 प्रिंट कर देगा।
ये जो प्रोसेस हुआ है कंस्ट्रक्टर के अंदर, आपने जो वेरिएबल्स को इनपुट दिया है, ठीक है, ये कहलाता है हमारा डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल है ना। अब इसी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। टर्बो सी स्टार्ट करते हैं। टर्बो सी डाउनलोड लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मेरे पहले लेक्चर्स में भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर ले और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइल बना रखी है हमने demo1 नाम से, ठीक है। ये सेम प्रोग्राम है, इसको कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल किया, कंट्रोल F9। मैंने ड्राई रन में वैसे आपको पूरा समझा दिया था, सेम वैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, क्रिएट होते ही कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप देख सकते हो कि वो आपको क्या बता रहा है, एंटर द प्रोडक्ट प्राइस। सी आउट पहला था कि एंटर द प्रोडक्ट प्राइस। अब सी इन जो भी वैल्यू देंगे, जैसे हमने दी 12, ठीक है, ये 12 वैल्यू किसके अंदर चलेगी, प्राइस वेरिएबल के अंदर। एंटर दबाया, कर्सर अगली लाइन पे गया, एंटर द क्वांटिटी। सी आउट की वजह से ये लाइन प्रिंट हो गई। अब ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, सी इन की वजह से क्वांटिटी हमने दे दी 2। तो ये जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, ये 2 जो है QTY वेरिएबल जो है मेरा, उसमें जाकर के असाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, कंपाइलर वापस मेन में आएगा, जहां से ऑब्जेक्ट बना उसकी अगली लाइन पे जाएगा। अगली लाइन पर हमने क्या कर रखा है, फंक्शन को कॉल करा रखा है, बिल फंक्शन को। ये देखो, योर टोटल बिल अमाउंट इज 24। सिंपल प्रोसीजर था, ओके। अब देखते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट जो था हमारा, वो था कि क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उन्हें हम आउटसाइड द क्लास कैसे एक्सेस करें, एक्सेसिंग प्राइवेट मेंबर, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर्स के लिए हम एक नए फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर हैश इंक्लूड iostream.h। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेस्ट नाम की क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर मैंने इंटीजर नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और यहां पर मैं void show cout वैल्यू ऑफ num इक्वल्स टू num को प्रिंट करा देता हूं, ठीक है। ये मैंने एक क्लास बनाई। देखो क्लास का जो एक्सेस मॉडिफायर है मैंने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्लास का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो प्राइवेट रहता है। void main में गए, void main में जा करके कर्ली ब्रेसेस को बंद किया, एंटर मारा और क्लियर स्क्रीन और गेट CHB लगा दिया। यहां पर मैंने टेस्ट क्लास का T ऑब्जेक्ट बनाया और T डॉट शो करा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉलिंग सीक्वेंस है ना, वो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, टेस्ट T, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके जस्ट बाद आपने T डॉट शो को कॉल कराया, ठीक है। अब ये T डॉट शो क्या करेगा, यहां जाएगा और नम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। लेकिन आपने अभी तक नम वेरिएबल को वैल्यू असाइन ही नहीं कराई। तो अगर कभी भी आप ऐसा काम करेंगे तो आपके वेरिएबल की गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। पर यहां पर तो ये भी नहीं होगा। क्यों, ये देखो, टेस्ट शो इज नॉट एक्सेसिबल। शो को आप कॉल नहीं करा सकते। क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसको हम एक और फंक्शन बना देते हैं void डेटा नाम से। इसके अंदर हम num इक्वल्स टू वैल्यू दे देते हैं 20, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं पब्लिक। अब ये पब्लिक हो गया, तो इसके बाद शो भी अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के बाद जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे
पब्लिक हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर जा करके टी डॉट डेटा को कॉल करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कॉल ना करूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कॉलिंग सीक्वेंस का भी ध्यान रखना जरूरी है, तो ऑल्ट प्लस F9 किया, एरर कुछ नहीं आएगी, कंट्रोल प्लस F9, ये देखो वैल्यू ऑफ नम इक्वल्स टू 7642, ये गार्बेज वैल्यू उठा करके ला रहा है। ठीक है, गार्बेज वैल्यू क्या होती है? अनयूज्ड वैल्यूज। जो रैम की अनयूज्ड वैल्यूज होती है, तो वेरिएबल जब डिक्लेयर किया जाता है तो उसके अंदर कुछ अनयूज्ड वैल्यूज रख दी जाती है, पर जैसे ही आप इनिशियलाइजेशन करते हो तो वो अनयूज्ड वैल्यूज ओवरलैप हो जाती है और जो वैल्यू आप देते हो वो उसमें चली जाती है। अब हम यहाँ से ये कमेंट सेक्शन को हटाते हैं, अब हम इसको रन करते हैं, ये देखो वैल्यू ऑफ नम इक्वल्स टू 20। ओके, सिंपल है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं, ये था हमारा एक्सेसिंग प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर्स है ना, देखो जो ये नम है ये हमारा क्या है? प्राइवेट मेंबर है। हम डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कॉल करा पा रहे हैं, तो हमने क्या करा, क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स है वो तो इसका यूज कर सकते हैं ना, इनसाइड द क्लास यूज किया। देखो नम की वैल्यू इनसाइड द क्लास ही रखी। आप थ्योरेटिकली जब भी किसी बुक में या नोट्स में आप पढ़ते हो तो वहाँ ये लिखा हुआ होता है कि प्राइवेट मेंबर्स क्लास के लिए होते हैं, क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो उसका यूज कर सकते हैं। तो क्लास के ये मेंबर्स है, आप देख लो वॉइड डेटा वॉइड शो, ये क्लास के मेंबर है, ये अपनी ही क्लास के प्राइवेट मेंबर इंटीजर नम को यूज कर रहे हैं। अब इन प्राइवेट पब्लिक मेंबर्स को हम आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू, यहाँ पर देखो ये जो हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं पब्लिक मेंबर्स को, और पब्लिक मेंबर्स के साथ हम इनडायरेक्ट वे में प्राइवेट मेंबर्स को शो करवा रहे हैं क्लास के बाहर। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट आज का। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कि क्लास के जो मेंबर फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, उन्हें हम क्लास के बाहर डिफाइन करें, यानी हम उन्हें सिर्फ क्लास के अंदर डिक्लेयर करके छोड़ दें। जैसे यहाँ पर मैं, ये जो क्लास है इसी क्लास में मैंने एक void msg मैसेज नाम का एक फंक्शन सिर्फ ये सेमीकोलन लगा दिया, यानी कि मैंने सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया, इसको डिफाइन नहीं किया, फंक्शन प्रोटोटाइप बता दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसकी वर्किंग जब मुझे जरूरत पड़ी, ऐसा क्यों करते हैं हम, इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्लास को लंबा नहीं करना। ठीक है, क्लास के साइज को बड़ा नहीं करना। हमने किसी प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने सोचा कि इस क्लास के अंदर हमारे ये मॉड्यूल्स होंगे, ये फंक्शनलिटीज हमें रखनी है, तो हमने फंक्शंस बना करके रख दिए। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हम उन फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम उन्हें क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लास के बाहर डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इस जगह void main के ऊपर और क्लास जहां पर बंद हो रही है उसके बाद। तो इसके लिए हमें एक ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ती है, वो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये कहता है कि सबसे पहले तो आप अपने फंक्शन का रिटर्न टाइप दो। जैसे void msg फंक्शन जो है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, void दे दिया। फिर आप दो क्लास का नाम, तो टेस्ट क्लास का नाम है। फिर आप दो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, 2 बार कॉलन लगा दो, ये आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। इसके बाद आप दो अपने फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट, सॉरी फंक्शन का नेम है msg और आर्ग्यूमेंट, ये लो। ठीक है, यहां जाकर अपन ने सी आउट करा दिया इट्स क्लास msg मेथड। ठीक है, इसके बाद हम एंगल दे देते हैं। अब इस टेस्ट फंक्शन को, सॉरी msg फंक्शन को हम यहां पर कॉल करें msg ऐसे। अगर आप ऐसे कॉल करोगे तो कंपाइलर क्या समझेगा कि ये मेन का कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, ये देखो एक एरर आएगी आपके पास, फंक्शन msg शुड हैव ए प्रोटोटाइप। ठीक है, कंपाइलर को ये पता नहीं है कि ये क्लास का मेंबर मेथड है, वो ये मान के चल रहा है कि ये मेन फंक्शन के अंदर आपने कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रखा है, तो उस फंक्शन का प्रोटोटाइप उसको मिल नहीं रहा है। क्योंकि ये जब ऐसे लिखते हो तो कंपाइलर यहाँ से पहले तो ये सोचता है कंपाइलर कि ये कोई इनबिल्ट फंक्शन है, तो वो ऊपर हेडर फाइल्स में स्कैन करता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता उसको, तब वो प्रोटोटाइप चेक करता है। अब प्रोटोटाइप भी नहीं मिला, तब वो आपको एरर दे रहा है।
तो इसके लिए हम क्या करें, हमने यहाँ जा कर के, अगर वैसे मैं ये अपनी जो सी के जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है उसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो है उस लेक्चर में मैं ये सारे कवर करूँगा। फिर भी एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देख लें आप कि जो अपन फंक्शन है void msg, ये प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पर, और इस प्रोटोटाइप को चाहो तो आप वहीं हेडर फाइल के जस्ट बाद या फिर void main के बाद void msg लिखा, और इस फंक्शन की वर्किंग में आकर के हमने यहाँ पर दे दिया cout इट्स फ्रॉम मेन फंक्शन मैसेज। ठीक है, अब आपने देखो यहाँ पर जो ये कॉल कराया है, ठीक है, ये प्रिंट करेगा इसको, न कि क्लास के मेथड को। आपके पास आउटपुट आएगा, वो जो ऊपर का आउटपुट है वो तो आएगा ही, साथ में ये आएगा इट्स फ्रॉम मेन फंक्शन मैसेज। देखो मैं इसको रन कराता हूँ, इट्स फ्रॉम मेन फंक्शन मैसेज। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे तो जो क्लास का मैसेज फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू करना पड़ेगा इसको। अब जैसे ही आपने t.msg लिखा तो अब आपका ये फंक्शन जो है ये कॉल नहीं होगा, ये कॉल होगा अब आपका, ये देखो। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था अपना कि क्लास के जो मेंबर फंक्शंस है सॉरी, क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं उन्हें आउटसाइड द क्लास किस तरीके से डिफाइन किए, और उसके लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प लेते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक्स समझ आए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। और आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।